हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था पूरा इंट्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या एक्चुअल हमें स्टार्ट करना है आज अभी। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक पार्ट में रखा है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक पार्ट में रखा है। उसका कुछ वजह है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये समझ लो ये पूरा हमें नया है, इससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये पूरा 9th स्टैंडर्ड से मिला हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का है पूरा पार्ट। ठीक है, तो जिनको अगर कुछ डाउट भी रहेगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जाओगे देखोगे तो आपको पूरा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली सब कुछ बताया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो बाकी सब मिटा दे रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बारे में पूरा बेसिक से लेकर, मैं बोला ना ए से लेकर जेड तक पूरा सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, डिटेल में पूरा जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाला हूं अभी आज वो भी मैं बता रहा हूं पहले। तो सबसे पहले बाकी इसे मिटा दे रहा हूं और यहां पे हेडिंग डाल दे रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस एक सेकंड के लिए अगर मैं बता दूं भाई कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे पास करो तो उसका क्या असर होता है। तो मैं बोलूं अगर मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसी केमिकल के अंदर पास करते हो तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसी कंडक्टर के अंदर पास करते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वो। यानी अगर मान लो कोई आप इलेक्ट्रिसिटी कोई अगर आप क्या कर लो वायर लो और वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर कंटिन्यू इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहो तो उसके अंदर हीट भी जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हमें स्टार्ट करना है। तो बाकी तो सब मिटा दे रहा हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो है इसके अंदर बेसिक्स क्या है, कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक कैसे पहुंचेंगे। हीटिंग मतलब भाई हीट आ गया, हीट इज नथिंग बट एनर्जी। तो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करूं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैसे मैं जाऊं और लास्ट में लाते लाते मैं डायरेक्ट हीट एनर्जी ले आऊं और फिर एनर्जी का रिलेशन बताऊं, सारा चीजें। तो इसका हम बेसिक्स देखेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जिसको बहुत डिटेल में चाहिए 9th स्टैंडर्ड में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद जब बेसिक हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारे घरों में यार सर्किट जो सप्लाई की जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जो कनेक्शन जैसे दिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे वायर्स जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ वायर्स हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, फ्यूज हो गया। ये बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं जिसको हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यार बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, कभी भी मैंने आपको अभी यहां पे मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखो, आप जानते हो कि दुनिया की कोई भी चीज किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। और आपको यह जानकारी होना चाहिए कि एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर बाहर घूमता रहता है। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल के अंदर वो फ्री होता है, लेकिन नॉन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता है, वो पूरा जैम होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात मैंने आपको बताया। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के अंदर वो फ्री होता है और जिगजैग मोशन में चलता रहता है। यानी अगर मैं कोई वायर लूं, आपको समझाऊं, ये कोई वायर है एग्जांपल के लिए,
हमारे पास सारी व्यवस्था है, ठीक है। ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चल नहीं सकता है। मतलब चल सकता है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, जस्ट जिगजैग मोशन में चल रहा है। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहली बात बेटा, अगर यही इलेक्ट्रॉन चल जाए ना तो इसी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, इसी को तो करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को चला दिए तो इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, काम खत्म। तो आपको मैं बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। देखो मैं एकदम सिंपल ऐसे बता दूं, अगर आपको डिटेल में चाहिएगा तो 9th स्टैंडर्ड में जाओ, पूरा मैंने टर्म्स, मैथमेटिक टर्म्स, सारा चीज बताया है, लेकिन मैं यहां पे आपको कहां पे लाना चाहता हूं, समझो आपको। तो ये देखो, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या होता है भाई? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो Q इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से हटा दिया जाए नेगेटिविटी को, तो बचेगा क्या? पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा हमने एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड को हमने इस्तेमाल किया। एबोनाइट रॉड को अगर मान लो ये एबोनाइट रॉड की तरह बिहेव करेगा, इसको अगर हेयर से रगड़ दो तो ये भाई नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें मैंने बताया, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे देखा गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलते हैं हम लोग। चार्ज दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये है, देखो बेटा मैं यहां पे लेके आना चाहता हूं आपको, यही बेसिक बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट आपको लेके आ जाऊंगा, फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं पूरी बात बता रहा हूं। ऐसे ही आप समझोगे ना, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये चार्ज दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। ये जो चार्ज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी चार्ज के चलने को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी करंट बोलते हैं। तो अगर देखा जाए, रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो व्हाट इज करंट? अगर कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बेटा समझो, अगर ध्यान से एक एक बात समझोगे ना, पूरा मजा आ जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट को I से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सो रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है बेटा ये सब, यानी चार्ज कितने टाइम, स्पीड ऑफ चार्ज अगर बोल दो, कोई भी चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा बोलो, वो एक जगह से दूसरे जगह कितने देर में, कितने टाइम में जा रहा है, इसी को करंट बोलते हैं। करंट को I से डिनोट करते हैं, तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। चार्ज को Q से डिनोट करेंगे बेटा, टाइम को T से, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा। बत बोलो, समझ में आ गया? सो व्हाट इज चार्ज? रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब रेट का मतलब टाइम, भाव, जो चीज टाइम के साथ में बदलती है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो करंट जो चार्ज होता है वो रेट, करंट जो होता है वो रेट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये रेट ऑफ चार्ज खत्म हो गया, मालूम हो गया भाई कि करंट क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब वही चार्ज, ठीक है, ये जो चार्ज है कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक जाना है, तो वो कितने देर में जा रहा है? 1 सेकंड में जा रहा है, कोई जस्ट 0.1 सेकंड में जा रहा है, कोई 2 मिनट में जा रहा है। तो यहां पे जो कम टाइम में जाएगा उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्पीड होगी, मतलब ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो यहां रेट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट। अब सवाल यह है कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आप बोल रहे हो फ्री भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री भी है, तो वो चलेगा कैसे? करंट कैसे मिलेगी भाई? इलेक्ट्रॉन चलेगा तब तो। रेट ऑफ चार्ज, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। भाई मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तभी हम उसको करंट बोलेंगे। तो ये चलेगा कैसे? तो चलने के लिए बेटा, जैसे किसी पानी को चलने के लिए अगर पानी को फ्लो करना है तो कुछ हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। वैसे ही अगर किसी इलेक्ट्रॉन को चलना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। सर व्हाट इज पोटेंशियल? अरे बाबा, एलिजांड्रो वोल्टा, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एलिजांड्रो वोल्टा,
एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैटरी का इजाद किया था, बैटरी की इन्वेंशन किया था। ये बैटरी है ना, ये क्या काम करता है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल होता है और ये वाला लो पोटेंशियल होता है। इस पोटेंशियल की वजह से जैसे ही इसको वायर को आप पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करते हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करोगे, फौरन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगेगा। जितना ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा हाइट का डिफरेंस समझ लो आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, अब यहां पे एक टर्म आ गया कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात को समझो, पूरा ये मैं यहां पर लेके आना चाहता हूं, बार बार बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा स्किप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों, क्यूरियोसिटी हो गई यार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं रहेगा तो करंट कैसे मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ये तो बैटरी है, तो इसी को डिफाइन करो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप सीधा बोलोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मान लो, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, amount of energy required to push an electron from one place to another place, that is called what, electric potential. So what is electric potential? Electric potential is nothing but amount of charge required to push an electron from one place to another place. So अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो भाई ऐसे लिखूंगा, what is electric potential, electric potential तो ये होगा भाई अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश एन इलेक्ट्रॉन, टू पुश अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो भाई यहां पर तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी किसी ना किसी लेटर से डिनोट किया जाता होगा, तो ये लेटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से, ठीक है, और वर्क को डिनोट किया जाता है बेटा W से, और चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। तो हम लोग ऐसे ना लिख दें, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और W का मतलब वर्क, Q का मतलब चार्ज, और V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो यहां पे ये जो वर्क है बेटा, ये कौन सा वर्क होगा बताओ ना, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश एन इलेक्ट्रॉन, टू पुश अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कौन सा वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। कौन सा वर्क है भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क, याद रखना। तो ये जो वर्क है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क, याद रखना, इसको W से डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, Q इंटू V। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब अगरचे मैं बोलूं बेटा कि आपने पढ़ा है, देखो मैं स्किप कर रहा हूं कुछ चीजों को जो हमें जरूरत नहीं है नॉर्मली, उसको स्किप कर रहा हूं। बहुत कुछ है बताने के लिए यार, बताने के लिए बहुत कुछ है, तो पूरा 9 थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, यहां पे जो काम की बात है यहीं से स्किप कर दे रहा हूं चीजों को। 9th में आपने पढ़ा था एक ओम्स लॉ, कि भाई वोल्टेज जब बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। सही बात है भाई, छोटी बैटरी, ठीक है, और बड़ी बैटरी, जैसे जैसे बैटरी को हम चेंज करेंगे, इसके अंदर एक और बैटरी लगा दें मान लो, तो बैटरी के अंदर बैटरी जैसे चेंज करोगे फौरन क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो ये बताया था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने बोला भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो एक जो है उसने इक्वेशन दिया था ओम्स लॉ ने, क्या बोला था भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि V इज इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और R यहां पे रेजिस्टेंस है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा स्किप कर दिया मैंने आपको, क्योंकि मैं अपने मकसद पे आ रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बात को समझो। तो V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा भाई, व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो भाई किसी भी चार्ज को जो अपोज करेगा फ्लो करने से, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है, ये जो हमारा बल्ब है इसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ बेटा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो बल्ब है इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिव मटेरियल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है,
तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अलग अलग जो है हमारे मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये ओम्स ने बताया था V इक्वल टू आई आर, आपने सुना भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं यहां पर। तो मैं यहां पे देखो W इज इक्वल टू, यहां पे W इज इक्वल टू Q को ऐसे रहने दूं और बेटा V की जगह पर IR लिख दूं, तो कोई दिक्कत है बताओ? क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। अच्छा एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू, बेटा आप खुद बताओ, Q इज इक्वल टू IT है कि नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट आप पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, रिलेटेड है भाई, फिर मजा आएगा एकदम, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है कि नहीं बताओ ना? यहां पर है कि नहीं? स्टार लगा दो भाई, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी मैं यहां पे रख दिया, Q के जगह पर I इंटू टी और पहले से I इंटू आर था। तो जरा बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये बन गया कि नहीं? अब बताओ। तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल वर्क जो मिला, आई स्क्वायर आर टी मिला, ठीक है। पहुंच गए जहां पे हमारा मकसद था, पहुंच गया। इसी को हम लोग, ये जो वर्क है इलेक्ट्रिकल वर्क, इसी को हम लोग हीट बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट। इसी का नाम तो हीटिंग इफेक्ट है। इसी को तो हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिकल वर्क बोलो, या इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं या हीट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीट क्या मिला, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसी को एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जूल, तो उन्होंने भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल दिया उन्होंने, इसी का नाम। तो इसी का नाम उन्होंने क्या बोल दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। यहां पे लिख दूं, इसका नाम उन्होंने बोल दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको W से नहीं डिनोट करके इन्होंने H से डिनोट कर दिया, और यही सेम कहानी यार, आई स्क्वायर आर टी। तो उन्होंने क्या बोला, अब देखो, यानी मैं क्या मकसद था समझ में आया? तो यही मैं बता रहा हूं भाई कि ये जो हीटिंग, ये जो हीट है, कौन सा हीट, इलेक्ट्रिकल हीट यानी वर्क, ये क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं और इसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं भाई। अब ये कैसे समझूंगा मैं इसको, देखो जूल्स ने बताया, अब जूल्स का मैंने अपना नाम ले रहा हूं तो और ज्यादा आसान आपको समझ, और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो जूल्स ने क्या बोला कि अगर कभी भी, यहां पे देखो, ये हीट जो है इलेक्ट्रिकल हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इन्होंने बोला अगर आप करंट किसी सर्किट के अंदर बढ़ाओगे, किसी सर्किट के अंदर अगर आप करंट बढ़ाओगे, तो याद रखना उसके अंदर हीट बढ़ जाएगा। सही बात है। आप क्या काम करो, करंट अगर बढ़ा दो, करंट अगर ज्यादा आ रही है, एग्जांपल के लिए करंट बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, मान लो वोल्ट ज्यादा लगा दोगे, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लगाए, 10 वोल्ट, 120 वोल्ट, 200, 400 वोल्ट, जितना ज्यादा वोल्ट को बढ़ा दोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। और जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो कभी भी क्या हो जाएगा भाई, करंट के फ्लो ज्यादा करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सर्किट जो है वो हीट हो जाएगा। तो कभी भी आपने देखा होगा, इसका एक्सपीरियंस कब मिलेगा बेटा, मान लो जो कोई सर्किट है, आपके पास एक स्विच है, एग्जांपल के लिए ये हमारे पास तो स्विच यहां पे नहीं नजर आ रही है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्विच होती है लगाने वाला, जिसमें हम लोग ये लगाते हैं, तो अगर वो स्विच का जो कैपेसिटी है वो मान लो 5 एम्पियर है, करंट की यूनिट 5 एम्पियर होती है। नॉर्मली जो हम लोग डोमेस्टिक जो इस्तेमाल करते हैं वो 5 एम्पियर की होती है, जिससे फैन बल्ब सब चलाते हैं। लेकिन आप क्या काम करो, उससे एसी लगा दो डायरेक्ट, और एसी को बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, तो उस सर्किट से करंट ज्यादा आ जाएगा। तो जब ज्यादा करंट आएगा तो फौरन वो क्या हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा, और यहां तक ये भी हो सकता है कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, आग लग जाए उसके अंदर, फायर भी लग सकता है। तो उसके मतलब ये हुआ कि यार कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी करंट है, करंट अगर आप बढ़ा दोगे तो कभी भी हीट भी, इलेक्ट्रिक जो है हमारे कंपोनेंट्स जो भी होते हैं उनके अंदर हीट भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये जूस ने बोला, यानी करंट को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा, जो लिमिट रहे उतना ही रखना चाहिए। यानी एसी वाले को, एसी अगर चलाना है तो एसी के लिए हाई एम्पियर की स्विच लगाना चाहिए। ये नहीं कि बस छोटा वाला लेके आ जाओ, उससे एसी लगा दो, इससे एसी लगा दो, जाओ, पता चले वायर ये इसके लिए इसको लगाकर एसी लगा दोगे, ठीक है। तो पतला ऐसा नहीं, एसी जो ज्यादा एम्पियर लेता है करंट, तो उसको ज्यादा मोटा वायर लगाना पड़ेगा, बड़ी स्विच लगानी पड़ेगी, ये सब लिमिट होता है। तो यानी अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो कभी भी हीट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, देखो यही बात तो पढ़ रहा था मैं
यही तो बेसिक, इसके लिए मैं ये जो पढ़ा रहा था, ये बेसिक इसी के लिए तो पढ़ा रहा था। हीटिंग इफेक्ट यानी करंट जब पास करोगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो करंट ही से नहीं सिर्फ फर्क पड़ता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो जब किसी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के अंदर पास होता है, ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा ये है, जब किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तब भी वो हीट ज्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास सारा चीज है यार, इसको अंदाजा लगाओ ये क्या है बेटा। देखो ये क्या है, ये मालूम है, ये ब्रास का बना हुआ है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो ये करंट बेचारा इतना स्लो भागता है कि यहां तक आते आते समझ लो लाल हो जाता है, यही खुद लाल हो जाता है, ठीक है, रेड कलर हो जाता है पूरा। और ये है गीजर का, मैंने लेके आया भाई, गीजर का जो लगा होता है कॉइल, उसको लेके आया। तो गीजर पानी कैसे गर्म करता है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे जाती है ये करंट इतना स्लो जाने लगता है। उसका वजह क्या है, क्योंकि ये जो कॉपर है ना, इसके अंदर करंट बहुत तेजी से भागता है, रेजिस्टेंस रुकावट कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर रुकावट ज्यादा है। तो जब रुकावट ज्यादा रहेगा तो कभी भी सर्किट क्या करेगा भाई, हीट होने लगेगा। तो यही तो हमें बताना है। अच्छा एक बात और है, ये जो बल्ब है यार, बल्ब के अंदर इतना खतरनाक तो नहीं है, बल्ब के अंदर फिलामेंट है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, रोक देता है, रोकने की वजह से वो लाल हो जाता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आप इसको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फायदा भी है। आपको दिख रहा है ना, फायदा दिखा कि नहीं बताओ। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फायदे आपको सामने नजर आ गए, ठीक है भाई। तो यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, हीट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बढ़ जाएगा। तो कहीं कहीं हमें रेजिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जैसे आयन ले लिया जाए भाई, वहां पे हीट को क्या है, बढ़ाने की जरूरत होती है। कहीं अगर मान लो इलेक्ट्रिक हीटर ले लिया जाए, हीट को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो सिचुएशन डिपेंड कर रहा है कहां पे कैसी जरूरत है कि नहीं। तो इसके लिए फायदा दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, टाइम की बात करो। अगर ज्यादा टाइम तक किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चालू करके रखोगे तो वो हीट हो जाएगा। चेक करके देख लेना, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यहां तक कि मोबाइल छोटी सी है उसको भी अगर कंटिन्यू चालू रखोगे तो ज्यादा टाइम अगर लगेगा तो ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको कंटिन्यू इस्तेमाल मत करो, थोड़ा सा उनको भी सांस दो। ये बोल रहे हो कि बस ये मशीन है जब तक चलाओगे चलता रहेगा, उसको भी सांस दो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीट जनरेट होता है, ज्यादा टाइम लगा दोगे तो ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बेटा, ये समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये Q H = I²RT बताना होगा तो आराम से समझा दोगे, कहां से कहां तक इसका माहौल है, समझ में आया। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, और ये हमें पहले पढ़ना होता है, लेकिन इसके पीछे क्या है, कुछ वजह होता है यहां तक लाने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट लेके आते तो आपको समझ में नहीं आता। अब इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीट, इसका हमें एप्लीकेशन क्या है। मैंने आपको तो सबसे पहले बल्ब बता दिया भाई, बल्ब के अंदर फिलामेंट अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस ना होता तो ये हीट नहीं होता। मैंने आपको कॉइल बता दिया कि अगर कॉइल भाई अगर से इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा ना होता तो ये हीट ही नहीं हो पाता, है कि नहीं। तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। आयन ले लो, ठीक है, आप हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो ले लो, उन सब के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, एक कोई स्विच लो और उस स्विच से कई बहुत ज्यादा सप्लाई कर दो, एक साथ में पूरा एसी चालू किया, एक स्विच से सब कुछ चालू कर दो एक साथ में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे करंट बढ़ जाएगा, करंट जब बढ़ जाएगा तब भी हीट जनरेट होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे भाई कि उससे बचने का क्या तरीका है, उससे क्या जुगाड़ किया जाए, नहीं तो पता चले पूरा घर में फायर हो जाए भाई, पूरा आग लग जाए। तो इन सब चीजों से बचने का तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो ये एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया ना कि एप्लीकेशन उसका रियल में कहां का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉजिटिवली अगर उसका देखा जाए, बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन है यार, जो हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा टाइम तक फैन हो, ज्यादा टाइम तक मिक्सर हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं इनको ज्यादा टाइम तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम जब लगेगा, ज्यादा टाइम तक चलाओगे तो ये हीट इसके अंदर जनरेट ज्यादा हो जाएगा। और वैसे भी घरों में क्या है, कोई चीज ज्यादा देर तक चालू करो बोलते हैं, कब से चालू है इसको बंद करो, पूरा रात दिन चलता रहता है कि नहीं। तो उनको भी समझ में आता है, घर वालों की भी, कि इसके अंदर क्या होता है भाई, हीट जनरेट होता होगा, नुकसान होने का चांस है। तो ये सब चीजें था भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक और उसका एप्लीकेशन।
अब हम उसके बाद पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी डिस्कस करता हूं मैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर देंगे। बस छोटी छोटी बातें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ वायर्स हो गया, फ्यूज हो गया, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायर्स। टाइप्स ऑफ वायर्स भाई, जो हम देखते होंगे कि वायर्स जो हमारे घरों में होते हैं, उनका जो सप्लाई, वो जो कलर होते हैं, वो 3 कलर के होते हैं। तो अक्सर 3 कलर की जरूरत क्या है भाई, एक ही कलर से काम नहीं हो जाएगा क्या? तो ये 3 कलर क्यों होते हैं? उनमें से भाई एक होता है ब्लैक, एक होता है कौन सा, रेड, एक होता है ग्रीन कलर। कभी कभी आप ब्लैक के जगह पर ब्राउन देखोगे, कभी कभी जो है ये रेड के जगह पर ब्राउन दिखोगे, कभी कभी ब्लैक के जगह पर आप देखोगे ब्लू कलर, और कभी कभी ये जो ग्रीन कलर है इसकी जगह पर येलो कलर देखोगे। ये सब होता क्यों है, इसका जवाब मिल जाएगा आज, टेंशन मत लो। जस्ट 5 मिनट का बात है, 5 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वायर्स अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके के वायर्स होते हैं और इन तीनों का अलग अलग काम होता है। सबसे पहली बात, ये जो वायर है ना, इनमें से जो रेड वायर होता है ना, या ब्राउन वायर होता है, कभी भी पहचान लेना आज से, जो रेड वायर होता है या जो ब्राउन वायर होता है, इसको हम लोग फेज वायर बोलते हैं। कौन सा वायर भाई? फेज वायर। तो ये फेज वायर होता है, मतलब इसके अंदर करंट होता है, इसलिए इसका नाम लाइव वायर भी हम लोग बोलते हैं। तो लाइव वायर या इसी को फेज वायर भी बोलते हैं, ठीक है, लाइव या फेज वायर भी बोलते हैं। तो लाइव वायर बोलो या फेज वायर बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर बेटा हमेशा 200, हमारे घरों में जो खासकर इंडिया में 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारा जो बल्ब है ये 50 बार जलता और बुझता है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और 240 वोल्ट तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये इसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो 220 से लेकर 240 वोल्ट तक का फेज वायर के अंदर पोटेंशियल होता है। सो ये इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, लाइव वायर। उसके बाद ये जो हमारा वायर होता है, ये ब्लैक वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ग्राउंड वायर। क्या बोलेंगे इसको? ग्राउंड वायर, या इसको हम लोग न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। तो न्यूट्रल वायर इसको हम लोग बोलते हैं, सीधा सीधा न्यूट्रल वायर क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, ये 0 होता है। कितना होता है भाई? ये इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है कभी भी। तो 0 वोल्ट क्यों रहता है भाई? ताकि इन दोनों को मिलाकर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, समझ लो ये जमीन पर है, अरे भाई कभी भी पानी कैसे फ्लो होगा? तो जब कभी भी जमीन से टच होकर हाइट जितना ज्यादा रहेगा उतना फ्लो, तभी तो फ्लो होगा। तो ये 240 वोल्ट ऊपर हो गया और ये जो नीचे जमीन के हो गया, तो जो डिफरेंस हो गया 240 का हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 240 का होगा, तभी हमारा ये जो फैन जो भी है, सारी चीजें चलती हैं, जो भी इंडिया में इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं। 2 फेज की, मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, 3 फेज की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली जो घरों में डोमेस्टिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 240 का आ गया, 220 से लेकर 240 तक का आ गया, ठीक है, तो काम हो जाएगा। तब उससे हमारा क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बढ़िया से क्या है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस एकदम बढ़िया से क्या हो रहेगा, डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो सवाल यह है कि ये जो तीसरा वायर होता है इसका क्या काम है? तीसरा वायर मतलब ये जो ग्रीन कलर का वायर है या फिर ये येलो कलर का होता है, इसका क्या काम है? ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का, ये येलो कलर का जो वायर होता है भाई, ये जो ग्रीन कलर का वायर, इसका क्या काम है? ये दोनों से क्या काम नहीं चल जाएगा भाई? तो इसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं भाई, अर्थिंग वायर बोलते हैं या अर्थ वायर बोलते हैं। तो ये अर्थ वायर क्या काम करता है यार? अर्थिंग वायर क्या काम करता है? इसका क्या यूज है, रियल में क्या काम किया जाएगा भाई? तो ये जो अर्थ वायर है, इसको बिना अगर आप इसको इस्तेमाल ना करो, जैसे मान लो ये देखो मोबाइल चार्जर जो होता है, मोबाइल चार्जर के अंदर देखो सिर्फ 2 वायर लगे होते हैं, ठीक है, ये रेड और ये ब्लैक, बस, और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उसका वजह क्या है भाई? लेकिन आप देखोगे कि जो आपके घरों में फ्रीज है, ठीक है, आयरन हो गया, कूलर हो गया, हीटर हो गया,
जो भी चीजें हैं उनके अंदर हमेशा 3 पिन लगा रहेगा। तो 3 पिन, जो 3 पिन क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई, उसका कुछ वजह है। ये जो वायर होता है ना, ये सिर्फ एक ही काम करता है। कभी भी जैसे मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस ले लिया जाए, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप कोई आयन ले लो, तो आयन का जो सरफेस होता है, ठीक है, आयन का मान लो सरफेस है, अपने को ज्यादा अच्छे से तो नहीं आता बनाना, ठीक है। तो आयन का ये जो सरफेस होता है, मान लो यहाँ पे हैंडल है पकड़ने वाला, ये सरफेस है, यहाँ पे वायर लगा रहेगा, ये दोनों वायर जाएंगे, ये दोनों वायर लग जाएंगे। अब इत्तेफाक से यार ये लोग अच्छे से कनेक्ट होते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब यहाँ पे कुछ आयन के अंदर कहीं वायर इत्तेफाक से पिघल कर और इसके वायर के अंदर, इसके आयन के अंदर टच हो जाए, तो जब भी आप जैसे टच करोगे वायर को, आपको करंट लग जाएगा। तो उससे बचने का जुगाड़ होता है कौन भाई, ये तीसरा। कभी भी अगर मान लो इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक करंट लीक हो जाए, लीक होने का मतलब क्या भाई, कि पिघल के कहीं कहीं वायर्स में कहीं वायर जो है करंट उतर जाए, तो उस अगर मान लो कहीं करंट उतर जाए, करंट अगर वहां पे कहीं पे वायर अगर टूटकर लग जाए, अगर मान लो टच हो जाए, तो उससे बचाने का यह तरीका होता है कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए वायर एक टूट कर, मान लो ये वायर टूट कर अपना लाल वाला इस पे मेटल सरफेस से लग गया, तो इसके अंदर पूरा करंट आ गया। तो उस करंट से बचने का तरीका क्या होता है भाई, ये वायर ना, ये आप 3 पिन के अंदर एक जस्ट मोटा देखो ऊपर जो लगा होता है, ऐसे लगा होता है ना, ये जो मोटा होता है इसके अंदर ये लगा होता है। ये क्या काम करता है, ये यहां से डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट होता है, ये पूरा वायर यहां तक आता है और ये मेटल से जुड़ा होता है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट, ये वाला मान लो एग्जांपल के लिए रेड वाला इससे टच हो गया, मेटल के अंदर करंट आया, तो फौरन ये वापस ले लेता है, ये इसके अंदर पूरा करंट आ जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी उसके अंदर टच करके समझ लो रखा हुआ है। तो इमरजेंसी के लिए ये क्या काम करेगा, करंट पूरा अपने अंदर ले लेगा। तो इंसान अगर कहीं इत्तेफाक से इसको टच कर दे, तो इंसान की बॉडी कंडक्टर तो है, लेकिन कॉपर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, पहले इस कॉपर के अंदर जाएगी, बाद में हमारे पास आएगी। तो हमको थोड़ा सा शॉक लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मौत नहीं होगी, बच जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये जुगाड़ होता है, ठीक है। तो इन सब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 240 का होता है, 220 से 240। इसके अंदर 0 वोल्ट होता है, इसको रिटर्निंग वायर भी बोलते हैं भाई। रिटर्निंग पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसको रिटर्न कर देगा। और ये लाइव वायर है भाई, और ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, सॉरी ये अर्थ वायर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि भाई वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और 3 कलर क्यों होता है। अच्छा, मैं एक बात बताया नहीं कि भाई जो ये मोबाइल के अंदर होता है, फोन के अंदर, ये 2 ही क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई खतरा ही नहीं होता यार। इसको आप लगाओगे तो इसके अंदर क्या करंट उतरने का डर है, बताओ ना। इसके अंदर तो पूरा प्लास्टिक का लगा हुआ है, तो प्लास्टिक में कहीं करंट उतरेगा क्या। तो इसके अंदर 2-3 पिन लगाना बेवकूफी है। तो पहले लोग बेवकूफी कर रहे थे, बाद में समझ में आया कि भाई इसका कहीं ना कहीं तीनों पिन का यूज है, तो इसका यूज ही नहीं है, तो बिना मतलब क्या है, वायर बहुत बड़ा सा बनाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो अभी 2 में आने लगा, देखो आईफोन का भी 2 आने लगेगा, ठीक है। तो क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि इसमें कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया भाई, कौन सा टाइप्स ऑफ वायर्स। उसके बाद देखो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास एक स्विच है, एक आपके पास स्विच है, ठीक है, स्विच कुछ इस तरीके से होती है, और आप क्या काम करो, इसके अंदर से मान लो ये 5 एम्पियर की करंट है, 5 एम्पियर की करंट है इसके अंदर आती है, मतलब छोटा सा स्विच जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब फैन वगैरह चलाते हैं। अब आप क्या काम करें कि भाई इससे सब करंट सप्लाई किए, ठीक है, और इससे क्या काम किए, एक डायरेक्ट बल्ब लगा दिए, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इससे एक और बल्ब लगा दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई, बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। इससे एक फैन लगा दिए, ये लो भाई एक फैन भी लगा दिए, ठीक है। इससे पता चला हीटर भी लगा दिए भाई, चलो जाकर आप हीटर भी लगा दियो, ठीक है, चलो भाई। अब क्या है, इससे फिर आपने क्या किया, इसी बोर्ड से आपको मालूम ही नहीं कि मतलब इसकी क्या कैपेसिटी है, आप क्या काम कर रहे हो, लगातार इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहे हो। तो यहां पे करंट अलग अलग एप्लायंसेस का अलग अलग करंट होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां पे जैसे खींचोगे इसके अंदर करंट आएगा, इसकी लिमिट 5 एम्पियर की है, और आप क्या काम कर रहे हो, कंटिन्यू इससे करंट खींचते जा रहे हो। तो जैसे करंट खींचोगे तो जो ये जहां से करंट आया हुआ है, जो जिस वायर से, ये वायर होगा क्या बेचारे का यार, बताओ ना। जिस वायर से ये करंट आया हुआ है उसका हालत क्या होगा। इसके अंदर 5 एम्पियर का ही आपने सर्किट लगाया था, और ये आपने लिमिट से ज्यादा खींच दिया, ठीक है, 15 एम्पियर का करंट खींच दिया। तो क्या होगा भाई कि ये जो है पूरा हीट होने लगेगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा ही कि ये हीट होने लगेगा।
और इसको हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। हीट होने से क्या होगा कि ये पूरा पूरा ऐसे बॉयल की तरह हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। और हो सकता है बहुत एक्सट्रीम केस में क्या होता है, बर्न भी हो जाएगा, डायरेक्ट आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों होता है, तो आपको लिमिट मालूम होना चाहिए कि ये नहीं कि जो मान लो बल्ब चलाने वाला है तो आप उससे एसी लगा दो। मान लो बल्ब की सर्किट लगी हुई है तो उससे आप एसी लगा दो। बेटा बल्ब का करंट अलग रिक्वायरमेंट है और एसी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग है, वो ज्यादा पावर का होता है, तो उसके अंदर ज्यादा एम्पियर की स्विच लगती है, 15, 30, 32, 50 अलग अलग एम्पियर की करंट स्विच लगती है। उसको अगर लगाओगे तब सक्सेस रहेगा। और उसका अलग अलग वायर, मान लो बल्ब है तो उसके लिए पतला सा वायर चल जाएगा, लेकिन मान लो अगर फ्रिज चलाना है भाई मोटा सा वायर लेना पड़ेगा। डिपेंड कर रहा है क्या चीज आपको चलाना, उसके हिसाब से वायर होता है। वायर का अलग अलग क्या होता है भाई, विड्थ होता है। तो अब अगर मान लो अगर ऐसा आप कर दिए, खासकर ऐसा होता है यार, चार्ज पे चार्ज, देखो चीजें इधर का उधर कनेक्शन ले लेते हैं एक ही स्विच से, तो ऐसा करते हैं अक्सर गांव वगैरह में, तो अक्सर करते हैं एक स्विच लेंगे वहां से पूरा सप्लाई कर देते हैं। किसी के घर से क्या बोले भाई हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दे दिए, जाते हैं स्विच पे लगा दिए और पूरा घर का पूरा फैन वैन अगर चलाते हैं सब कुछ, तो पता चला क्या भाई इसका वायर पिघल जाता था। इसका जुगाड़ क्या किया गया भाई, इसका जुगाड़ हुआ फ्यूज, ठीक है। इसका जुगाड़ ये हुआ, फ्यूज लगा दिया गया। देखो एमसीबी आजकल जो है चलता है, एमसीबी, ठीक है, मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर, ये जो क्या होता है भाई, ये क्या काम करता है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटेड पूरा सब सिस्टम डाला गया है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, मान लो अलग अलग एम्पियर का होता है, जैसे मान लो ये देखो 25 एम्पियर का बेटा, ये 25 एम्पियर का एमसीबी है, तो अगर 25 एम्पियर से जैसे करंट ज्यादा आप खींचोगे ना, फौरन ये गिर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 25 एम्पियर से ज्यादा खींचोगे तो वायर जो इधर है वो पूरा पिघलने लगेगा, जो वायर इधर लगा रहेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 25 एम्पियर से करंट ज्यादा खींचोगे वायर पिघलना शुरू होगा, तो भाई पूरा घर का नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एमसीबी लगा दिया जाता है, काम खत्म, डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो हुआ, तो समझ में आ जाएगा भाई कुछ तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा, इसी को हम लोग फ्यूज बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले क्या, अभी भी कहीं बहुत सारी जगह पे देखोगे फ्यूज लगाए रहते हैं। तो फ्यूज क्या होता है भाई, जस्ट इसी के अंदर, इसके अंदर तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। फ्यूज क्या होता है भाई, जस्ट पतला सा वायर होता है, जैसे मान लो लीड ले ले, लीड वायर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो फ्यूज लगा देते हैं, इससे पहले फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे करंट यहां पे मान लो एग्जांपल के लिए फ्यूज लगा देंगे, तो जैसे करंट उस फ्यूज की लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, फ्यूज पूरा क्या होगा, वायर पिघल जाएगा। वायर पिघल जाएगा तो करंट समझ लो ब्लॉक हो जाएगी, करंट जाएगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर से लाकर फ्यूज लगाना पड़ता था बार बार, तो ये महंगा पड़ता था और दिक्कत भी होती थी। लेकिन अभी ये जब से आएगा एमसीबी, आरसीसीबी, एमसीसीबी, तो ये क्या काम कर दिया, इसने पूरा सब कुछ बदल ही दिया, बहुत आसान हो गया, मतलब बहुत सेफ्टी हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर घरों में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्यूज जो पार्ट था मैंने यहीं पे बता दिया भाई, ठीक है। अब ये देखो फ्यूज का मैं एक छोटा सा जो फ्यूज गोल सा होता है, देखो ना ये वाला फ्यूज, ये भी फ्यूज लगा होता है। कभी कभी ऐसे पतला सा वायर ले लेते हैं भाई, ऐसे देखो ये पतला सा वायर लगा देते हैं, ये भी फ्यूज का ही काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो इधर से कॉपर, इधर से कॉपर, बीच में इसको लगा दिए, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाने लगेगी तो फौरन क्या करेगा भाई, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो एक लिमिट के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जो है एम्पियर की फ्यूज होती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये 25 एम्पियर के हमारे पास फ्यूज है, तो अलग अलग जो है एम्पियर की फ्यूज होती है, ठीक है। वो उसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों से बचने के लिए। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है यार, शॉर्ट सर्किट एक दूसरी चीज है, ओवरलोडिंग की तरह है लेकिन अलग चीज है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए भाई, एग्जाम्पल के लिए आपने यहां से इलेक्ट्रिसिटी लिया, देखो यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी लिया, मान लो ये तो एक बैटरी, क्या है भाई, बैटरी है, तो बहुत कम इसके अंदर वोल्टेज है, तो कुछ नहीं दिखेगा। और आपने इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया और नेगेटिव लिया, तो हमेशा स्पार्क करेगा। लेकिन यही जो एसी करंट होता है, प्लीज ट्राई मत करना। अब एसी करंट से आप क्या काम करो, दो ऐसे वायर लो, किसी एक स्विच के अंदर से दो वायर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि एक स्विच है, स्विच के अंदर ऐसे दो वायर लो, दो वायर निकाले, उसके बाद डायरेक्ट इन दोनों वायर को टच कर दो। यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई लिया और इन दोनों वायर को आपस में टच कर दो। मतलब करना नहीं प्लीज, क्योंकि हाथ जल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको करंट लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा भाई, मर जाओगे, ठीक है। इसको करना नहीं हो, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, लेकिन पूरा सेफ्टी के साथ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरा जो करंट है इसके अंदर वो डायरेक्ट टच हो जाएगी। तो बहुत एक्सट्रीम जब करंट हो जाता है और
उसके अंदर रेजिस्टेंस जब नहीं रहेगा, कभी भी करंट जो आएगी ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसके अंदर रेजिस्टेंस का होना जरूरी होता है। जब रेजिस्टेंस नहीं रहेगा ना तो समझ जाओ कि वो करंट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है यार। तो डायरेक्ट क्या है, फायर हो जाएगा भाई, आग लग जाएगा। ठीक है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हुआ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट समझ लो लाइव वायर और फेज वायर, सॉरी फेज वायर यानी लाइव वायर, फेज वायर और न्यूट्रल वायर को यानी जो है हमारा न्यूट्रल वायर को एक साथ में टच कर दो। फेज वायर और न्यूट्रल वायर कभी गलती से कभी टच भी हो जाते हैं, मान लो करंट कभी कभी क्या होता था पहले, अभी तो ग्राउंड जो है वायरिंग रहता है, नहीं तो आप देखोगे गांव वगैरह में, ऐसे भी शहरों में भी कहीं कहीं जो वायर होता है वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे पिलर के अंदर, खंबे के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो अगर मान लो दो वायर आपस में टच हो गए, तो एक लाइव वायर और एक अपना न्यूट्रल वायर, तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा एक बार में पिघल के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट पूरी एक एक्सट्रीम आ जाएगी, वहां पर करंट बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा दूं, हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर मैं क्या काम करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पहले स्टोर कर लूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के बाद दिखाऊंगा कि शॉर्ट सर्किट नॉर्मली, एग्जांपल के लिए, इससे कुछ नहीं होगा, एग्जांपल के लिए कैसे होता है। ये तो एक छोटा सा कैपेसिटर है, ठीक है, इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को जो है स्टोर करना थोड़ा सा। लेकिन रियल में जो अगर आप ऐसा करोगे तो आप हाथ ऐसे टच करोगे, उसके बाद फिर आपका हाथ ही डायरेक्ट पिघल जाएगा, चल जाएगा भाई, ये मिलेगा ही नहीं डायरेक्ट, तो ट्राई मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी बहुत ये डायरेक्ट वायर को, लाइव वायर, हमारा लाइव वायर अगर देखा जाए, मान लो एग्जांपल के इसमें से एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर, अगर उनको डायरेक्ट टच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट पूरी करंट इसके अंदर पास हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने चार्ज कर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, टच करूंगा झटका लग जाएगा बहुत जबरदस्त, देखो। ठीक है, मैंने दिखाया इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके मैंने इसको शॉर्ट सर्किट करके आपको दिखाया कि जैसे टच किया तो एक झटका सा लगा। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत तेजी से झटका लगेगा, मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं रहेगा, ये पूरा पिघल जाएगा एक बार में। इसलिए क्या है, उसको बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या तरीका है भाई, कि इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी डायरेक्ट ना सप्लाई करके इसको कहीं ना कहीं किसी रेजिस्टेंस के अंदर पास करो। जैसे मान लो यही दोनों वायर आता और ये डायरेक्ट बल्ब से जुड़ता तो कुछ दिक्कत नहीं होता, बल्ब जलने लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं कहलाएगा। अगर बल्ब के साथ जोड़ दोगे, फैन के साथ, किसी चीज के साथ जोड़ दोगे ना, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो है वो स्लो हो जाएगा। करंट स्लो हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, करंट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा बिना रेजिस्टेंस के, तो हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। बताओ भाई, फिर उससे भी बचने के लिए हमें जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्यूज। तो फ्यूज अगर लगाओगे, शॉर्ट सर्किट भी हो गया, तो जैसे करंट एक्सट्रीम होगा, जैसे फौरन क्या होगा भाई, फ्यूज ये ऑटोमेटिक ट्रिक कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हम लोग, हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो प्रॉब्लम होने वाला है, उससे बच जाएंगे। तो फ्यूज का रहना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वायर्स के टाइप बता दिया, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, मैंने सब कुछ बता दिया भाई। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।